तो थॉमसन, रदरफोर्ड एंड बोहर के मॉडल से हमें एग्जैक्टली एटम की स्ट्रक्चर पता चल गई। तो फाइनली एटम की स्ट्रक्चर क्या थी कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड ये जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट एक फिक्स्ड एनर्जी में होते हैं और इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां तक हमें एटम की स्ट्रक्चर समझ में आ गई। बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने मूव करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे हैं। इसका मैंने थोड़ा हिंट आपको प्रीवियस चैप्टर में दिया था जिसमें हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा था। अब उसी ऑक्टेट रूल को कैरी फॉरवर्ड करते हुए हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स एक अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसके पहले हमने क्या पढ़ा कि एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड प्रोटॉन्स होते हैं। बट एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है विद द प्रोटॉन्स, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स जो है, जैसे कि न्यूट्रॉन्स का नेम बताता है एन, एन मतलब नो चार्ज, या फिर हम इसको बोलेंगे ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो अभी क्या क्या होता है एटम में, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी एक साइंटिस्ट चैडविक ने। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, इसके स्पेलिंग्स अच्छे से देख लेना। तो जो एटम है, एटम में अभी 4 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। न्यूक्लियस सबसे पहले आता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एंड नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन्स। जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस में स्टेबल होते हैं, या फिर हम बोलें कि न्यूक्लियस में ही होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, तो हर ऑर्बिट में, हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, हमेशा याद रखना है एक फॉर्मूला कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है 2n²। यहाँ पे n क्या है, n है नंबर ऑफ द ऑर्बिट। अब जैसे हम बात करें कि न्यूक्लियस के बाद वाला जो ऑर्बिट है, इसको हमने क्या नाम दिया था, KLMN एटसेट्रा। बट ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट आएगी। तो निकाल के देखते हैं, 2 × 1 + 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आए इन फर्स्ट ऑर्बिट। यही हमने ऑक्टेट रूल में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, 2 8 8, ये उसको प्रूव कर रहा है। तो अब ऐसे ही हर एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो डिपेंड करती है इस फॉर्मूला पे। अब हम अलग अलग एलिमेंट्स में या फिर अलग अलग एटम्स में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है इन दीज ऑर्बिट्स। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि एटम की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, एटम का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये थोड़ा आगे जानेंगे। अभी देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। तो अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला मैंने लिखा कि 2n²। यहाँ पे n क्या है, n इज द नंबर ऑफ द ऑर्बिट। पर हमें क्या पता कि किस एटम में कौन सा n की वैल्यू क्या आएगी। तो यूजिंग द ऑक्टेट रूल इसमें फिल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस एटम के लिए n की वैल्यू क्या है एंड अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पहले ऑर्बिट में। तो अगर हम ये यहाँ पे n की वैल्यू क्या भर दे, 1 भर दे, तो क्या आएगा 2 × 1 का स्क्वायर। तो क्या बन गया 2, मीन्स हाइड्रोजन का जो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में जाएंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिट में जाएगा,
फर्स्ट ऑर्बिट में। अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन क्या क्या होता है एटॉमिक नंबर 6। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, 2 into 4। तो पहला ऑर्बिट गया और ये गया दूसरा। तो अब देखते हैं कि ये ऑक्टेट रूल इसमें लागू होता है कि नहीं। अब इसमें अगर देखें तो कार्बन का कौन सा ऑर्बिट आ गया, दूसरा आ गया। तो इसी फॉर्मूला में अब हम कार्बन की n की वैल्यू कितनी भरेंगे, 2 भरेंगे। तो क्या आया, 2 into 2 4, 4 into 2 is equal to 8। मीन्स दूसरे में कितने जाने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए। बट कार्बन के पास तो कितने हैं, 4 है। इसका मतलब इसका क्या आएगा ऑर्बिटल n की वैल्यू क्या आएगी, 2 में। क्यों, क्योंकि पहले में तो 2 इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे, पहले में तो 6 जा नहीं सकते। ठीक है, तो पहले में कितने जाएंगे, 2। बाकी जो इसके 4 इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएंगे, दूसरे में जाएंगे। तो ऐसे अलग अलग एटम्स में डिस्ट्रीब्यूशन जो है इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो अब हम अगर इसमें n की वैल्यू भर दें 1, n की वैल्यू भर दे 2, n की वैल्यू भर दे 3, तो क्या होगा, पहले ऑर्बिट में कितने गए, 2, दूसरे में कितने गए, 2 into 2 4 into 2 8, तीसरे में कितने गए, 3 3s are 9 into 2 18। तो यहां से क्या प्रूव हो गया, दिस ऑक्टेट रूल, कि पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, 2, दूसरे में जाएंगे 8, तीसरे में जाएंगे 18। अब अलग अलग एटम्स के लिए इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो आगे देखते हैं, कुछ एटम्स की और एग्जांपल लेते हैं हम। तो चलिए, ये है, मैंने यहाँ पे इस फॉर्मूला में n की वैल्यू 1 से लेके 4 तक भर के ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आई है डिफरेंट ऑर्बिट्स में। अब इसके बेसिस पे हम देखेंगे अलग अलग एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास हाइड्रोजन का हमने कर लिया, अब है हमारे पास लिथियम। जो लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। मैं रैंडमली एटम्स उठा रही हूँ, बट आपको तो सारे ही पीरियोडिक टेबल में ग्रुप वाइज करने ही पड़ेंगे, वो हम आगे जैसे जैसे चैप्टर में जाएंगे वैसे वैसे मूव करेंगे। जैसे कि लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है। तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, पहले में 2 गए, दूसरे में क्या गए, 3। सिमिलरली लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। तो कैसे होगा, 2 and 2। अब देखिए कितना आसान हो गया। अगर आपको ये भी याद नहीं है तो आपको क्या याद रखना है, सिंपली ये 2n स्क्वायर। अगर मान लो आपको पूछा जाए कि कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई भी एटम है जिसका एटॉमिक नंबर जो है 10 है, तो आप उसकी क्या बताओ, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बताओ इनटू द ऑर्बिट्स। तो आप क्या करोगे, पहले इस फॉर्मूला को देखोगे। ठीक है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हमारे पास ऑर्बिट्स की इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। अप टू 10 हमें देखना है कि 10 एटॉमिक नंबर किस में फिल होता है। तो 10 कहां तक बन जाएगा, यहीं तक बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब 2 ऑर्बिट में क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये भी याद नहीं रहता तो सिंपली याद रखो 2n स्क्वायर। तो वापस आते हैं, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आता है बोरोन। तो बोरोन में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले में 2 गए, दूसरे में कितने गए, 3। फिर आता है कार्बन, पहले में 2 गए, दूसरे में गए 4। फिर आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। पहले में 2 गए, दूसरे में गए 5। फिर आता है हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। पहले में 2 गए, देन 6। फिर आता है हमारे पास फ्लोरीन, पहले में 2 गए, दूसरे में गए 7। अब आता है हमारे पास नियन, नियन में क्या है, 2 into 8, इसका एटॉमिक नंबर होता है 10। अब देखो यहां तक तो क्या था, फ्लोरीन तक क्या था
कि दूसरा ऑर्बिट जो था उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी थी, मतलब वो 8 लेता है तो ये 8 तक बढ़ सकते हैं। बट जब हम नियॉन पे आ गए तो नियॉन में अब ये ऑर्बिटल क्या हो गया, फिल हो गया। अब अगर इसके नेक्स्ट वाला जो आएगा, जैसे कि मैं बात करूं सोडियम, तो सोडियम का क्या इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 11, तो क्या आएगा 2 8 1, यानी कि थर्ड ऑर्बिट फिल होगा। तो अब ऐसे करके आपको क्या पता चल जाएगा, एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगी, दूसरा क्या पता चलेगा आपको कि अगर एटम ने कोई बॉन्ड बनाना है, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करना है, तो उसको अपने आउटर शेल से कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे, या फिर उस एटम की वैलेंसी क्या है। ये हम आगे पढ़ते हैं कि वैलेंसी किसको कहते हैं। तो ये देखिए, अब हमने क्या किया, हमने देख ली इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम अगर यहां से देखें कि और पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है लिथियम के 1, बट अकॉर्डिंग टू द रूल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरे में कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, बट कितने हैं इसमें 1। अब या तो अपना ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, एटम को स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देगा या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन देगा। तो ज्यादा इजी क्या है, इलेक्ट्रॉन लेना या 1 इलेक्ट्रॉन देना या फिर 7 इलेक्ट्रॉन लेना, ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन देना। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो लूज करना मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, हम थर्ड चैप्टर में पढ़ के आए हैं। चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये सारा मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, ऑक्टेट रूल, पॉजिटिव नेगेटिव अनायन के टाइम थर्ड चैप्टर में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा है तो प्लीज उसको जाके प्लेलिस्ट में जाके थर्ड चैप्टर पहले पढ़ो, फिर आपको फोर्थ चैप्टर समझ में आएगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप पूरी सीरीज को, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और पूरे चैप्टर कॉन्टिन्यूटी में देखिए, क्योंकि एक स्किप हो गया तो आप नेक्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे। अब देखो, अगर ऐसे ही हम फिर आगे सारे करते जाएं, बात करते हैं, ये सब आप निकाल के देखना। बात करते हैं फ्लोरीन की। अब इसका क्या है, ये या तो क्या करेगा, अपने 7 इलेक्ट्रॉन देगा या फिर ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन मांग लेगा। डेफिनेटली इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन मांगना इजी है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन मांग के, इसके पास तो क्या है 7 ही है, बट ये 1 इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, तो इसके पास हो गए इलेक्ट्रॉन की एक्सेस। तो चार्ज क्या आ गया, माइनस, जिसको क्या बोलते हैं, अनाइन। तो ये क्या हो गया, फ्लोरीन अनाइन। अब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन चाहे वो दे रहा है चाहे वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, टू मेक इट सेल्फ स्टेबल, तो उसको क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी। कि कोई भी एटम अपना आपको स्टेबल करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है अपने वैलेंस शेल से, वैलेंस शेल मतलब आउटर शेल, अपने आउटर शेल से जितने इलेक्ट्रॉन गेन और लूज कर रहा है उसको बोलते हैं उसकी वैलेंसी। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपको कोई एटॉमिक नंबर दे दिया, आपको मान लो आपको बोल दिया कि मैग्नीशियम की वैलेंसी बताओ, तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। फिर आप इस ऑक्टेट रूल के हिसाब से या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आप उसकी क्या कर लोगे, मैग्नीशियम की वैलेंसी निकाल लोगे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसकी वैलेंसी आ जाएगी। तो उसके लिए आपको ये पीछे वाला सारा पता होगा, तभी आप कर पाओगे। अगर आपको ऑक्टेट रूल नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब बात करते हैं कि कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनको ना तो इलेक्ट्रॉन देना है और ना ही इलेक्ट्रॉन लेना है, मतलब वो अपना स्टेबल आराम से बैठे हैं, जैसे कि नियॉन। इसका दूसरा शेल 2 और 8, दूसरा शेल इसका फिल है। इसको मतलब किसी को छेड़ने की जरूरत नहीं है कि मुझे अपने तीसरे इलेक्ट्रॉन में भी, एटम में भी इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, ये अपना स्टेबल बैठा है। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, सबसे पहले 0। एंड ऐसे एटम्स जिनकी वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है, जिनको ना तो इलेक्ट्रॉन देना है ना ही इलेक्ट्रॉन लेना है, ऐसे एटम्स को बोलते हैं नोबल, नोबल मेटल्स बोली जाती है। और पीरियोडिक टेबल में नोबल मेटल्स हैं
नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एक्सेट्रा। तो याद रखना है नोबल मेटल्स किसको कहते हैं, नोबल गैसेस किसको कहते हैं, और नोबल मेटल्स की वैलेंसी क्या होती है, या फिर आपको कोई भी नोबल मेटल दे के फिर आपसे पूछेंगे। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं कि एटम में ऑलरेडी हमने देखा कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो किस में होते हैं, वो होते हैं न्यूक्लियस में, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो करते हैं ऑर्बिट्स में। बट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का मास क्या होता है, इक्वल होता है। इसीलिए जो एटॉमिक मास है वो डिपेंड करता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स पे, नॉट ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। अब क्यों, इलेक्ट्रॉन्स तो पूरा खेल है एटम का, फिर इलेक्ट्रॉन्स पे क्यों नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए उस एटम को क्या किया, उसके मास को क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। तो मास जो बनाते हैं वो बनाते हैं एटम का प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। वो हम आगे देखते हैं अब जब एटम की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा, ये जो है इस चैप्टर का सार है। अभी हम आगे बात करते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक एटम को पीरियोडिक टेबल में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल अगर अभी देखा होगा तो आपने क्या देखा होगा कि ऐसे मान लो हाइड्रोजन है, एक उसके ऊपर नीचे कुछ लिखा होगा, ऊपर कुछ लिखा होगा और नीचे भी कुछ लिखा होगा। या फिर कार्बन का देख ले हम, कार्बन का भी क्या होता है, ऊपर भी कुछ लिखा होता है एंड नीचे भी कुछ लिखा होता है। तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, ठीक है। तो अब बात करते हैं एटम की रिप्रेजेंटेशन की। तो बेसिकली अगर मैं ओवरऑल जनरली ले लूं तो एटम मान लो हमारे पास एक्स है, तो इसके एक ऊपर एंड नीचे क्या होता है, ये ए जो रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स एटॉमिक मास, एंड दिस जेड रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर। ये कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। मोस्टली जो स्टूडेंट है वो इसी में कंफ्यूज होते हैं कि जब अगर आपको 2-3 एटम्स की रिप्रेजेंटेशन आ जाती है तो गलती कहाँ होती है, गलती होती है कि आप या तो एटॉमिक नंबर ऊपर कर देते हो, मास नीचे कर देते हो। तो इसको बिल्कुल रटना नहीं है, याद कैसे रखना है, देखो एटॉमिक मास में क्या होता है, मास मतलब m, नंबर मतलब n। तो n और m में से पहले क्या आता है, m आता है, तो m को लिखेंगे ऊपर, नंबर में से n नीचे आता है तो नंबर को लिखेंगे नीचे। ये ध्यान रखना है कि मास को रिप्रेजेंट करते हैं a से एंड नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं z से। तो अब क्या है, ये कार्बन है, तो मतलब कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 12 है, एंड इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। ये थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको निकालना पड़ सकता है। तो अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए हैं तो हमें उसका क्या पता चल जाएगा, एटॉमिक मास पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। तो अगर मैं बोलूं कि कार्बन का मान लो एटॉमिक नंबर 6 है, तो मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे, क्योंकि क्या है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या है, तो इसका प्रोटॉन्स, यहां पे था एटॉमिक मास, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी हो सकता है कि आपको एटॉमिक मास दे दे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने पूछने हो, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे दे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे दे, न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। तो आपको क्या याद रखना है, सिंपली फॉर्मूला कि एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब ये था। तो अब देखो कि हर एटम में एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मतलब एटॉमिक नंबर जो है
नंबर ऑफ प्रोटॉन हम बोले कि वो डिफरेंट है, हर एटम में डिफरेंट है। अभी हमने 5-6 किए, हाइड्रोजन किया, हीलियम किया, लिथियम किया, बेरिलियम किया, कार्बन किया, हर का एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक एटम की कोई आइडेंटिटी है तो वो क्या है, एटॉमिक नंबर। और या फिर हम बोले कि एटम का आइडेंटिटी कार्ड क्या है, आईडी कार्ड क्या है, वो है एक एटॉमिक नंबर। मतलब इसको एक एग्जांपल से समझे तो कि अगर एटम को क्या किया गया है, आपको कोई एटम का नाम नहीं पता बट आपको बता दिया कि उसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो आपको पता है कि एटॉमिक नंबर 6 किसका है, कार्बन का। तो आप इजीली क्या कर पाओगे, उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे एटम का। बट दिस इज नॉट सेम विद द एटॉमिक मास। दो एटम्स का एटॉमिक मास सेम हो सकता है, तो वो हम आगे करते हैं कि उस टर्म को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे समझ आया, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ये सारे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर ओलंपियाड के क्वेश्चन बन सकते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन बनाना हो तो वो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एक्सेट्रा पूछ लेंगे, एटॉमिक नंबर दे देंगे, आपको एटम की आइडेंटिटी पूछ लेंगे, नाम पूछ लेंगे। तो यही आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, कुछ एक्सरसाइज में भी दिए हैं, तो उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फिर भी आपको नहीं कुछ आ रहा तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आपके सवालों के जवाब इजीली दे पाऊं और आपके लिए साइंस को जितना पॉसिबल है उतना इजी कर पाऊं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि अगर किसी एटम में एटॉमिक नंबर सेम है बट मास डिफरेंट है, उसको क्या बोलते हैं। और अगर बाय चांस एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, सेम है, मास डिफरेंट है, उसको क्या बोलते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। इसको हमने अच्छे से पढ़ना भी है और इसकी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है। तो देखते हैं आगे कुछ न्यू टर्म्स इन द साइंस। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो नेचर में ही एग्जिस्ट करते हैं। एक एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, तो उनके में क्या होगा, या तो एटॉमिक नंबर सेम रहेंगे या तो एटॉमिक मास सेम रहेंगे। इसकी पहली एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन। कार्बन के दो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, 6 ही होता है, बट उनका एटॉमिक मास जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है बट मास क्या है, डिफरेंट है, तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, आइसोटोप्स। ये जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स आर द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। सारे आइसोटोप्स की परसेंटेज नेचर में अलग अलग होती है। अगर मैं बोलूं कि 100% एक एटम प्रेजेंट है, उसका कार्बन 12 प्रेजेंट है 100%, तो अगर दो फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट करता है, कार्बन 12 एंड कार्बन 13 में, तो उसका कुछ रेशो होगा। फॉर एग्जांपल 98% कार्बन एंड 2% कार्बन 13। ठीक है, तो ऐसे बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनकी दो या दो से ज्यादा फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, आइसोटोप्स बोला जाता है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड इनकी यूजेस अलग अलग होती हैं। अगर एक आइसोटोप कहीं यूज होता है तो दूसरा अपनी अलग प्रॉपर्टीज देगा। इस चीज को ध्यान में रखना, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। इसकी दूसरी एग्जांपल करते हैं, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17, बट इसके दो आइसोटोप्स पाए जाते हैं जिसका एटॉमिक मास क्या होता है, 35 एंड 37, बट इनका जो रेशो है वो फिक्स है। जैसे कि मैंने बोला कि कार्बन का, जैसे ये मैं एग्जांपल ले रही हूं, तो अगर 98 है तो 13 क्या होगा, 2% होगा। तो ये हर जगह पे फिक्स रहेगा। इसकी जो रेशो है नेचर में वो फिक्स है। बट फिक्स का मतलब ये है कि दोनों का, अगर हम क्लोरीन का टोटल मास देखेंगे तो टोटल मास इन दोनों के मास का एवरेज होगा। ये याद रखना है कि किसी भी एटम का अगर जो मास है उसके आइसोटोप्स का एवरेज मास है, उसको क्या बोलेंगे, एवरेज एटॉमिक मास। मींस अगर कोई एलिमेंट दो या दो से ज्यादा फॉर्म्स में है तो उनका जो मास होगा दैट विल बी द
एवरेज ऑफ द ऑल द आइसोटॉप्स, दैट इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। यहाँ पे आपके बुक में एक एग्जांपल भी दी हुई है जिसमें क्लोरीन का निकाला हुआ है, आपने वो प्रैक्टिस करना है, अगर फिर भी नहीं आता तो कम टू मी। एंड अब ये तो था आइसोटोप्स, बट अगर एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो बट मास सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो बट मास सेम हो, मान लो एटॉमिक नंबर क्या है, मास क्या है, सेम है, एंड नंबर क्या है वो डिफरेंट है, तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। ठीक है, समझ में आया। तो यहां पे संपन्न होता है, आई थिंक संपन्न ही होता है, यहां पे खत्म होता है हमारा चैप्टर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने पढ़ा एटम की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में कुछ हमने एग्जांपल्स की, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, स्पेसिफिकली डिफरेंट मॉडल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल्स की एक्सप्लेनेशन, उनके फेलियर्स क्या थे, क्या एक्सपेरिमेंट हुए, ये सब मैंने कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आपकी ये थी एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि आप जो ये पहले 4 चैप्टर थे ये डिवाइड होते हैं केमिस्ट्री में, तो हम क्लास 9th की केमिस्ट्री क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं आपके स्कूल के चैप्टर से पहले। तो अब हम इनकी करेंगे प्रैक्टिस, बट प्रैक्टिस आप तभी कर पाओगे अगर आपने चारों के चारों चैप्टर कॉन्टिन्यूसली पढ़े हैं। एक बीच में स्किप हो गया तो आप वो आगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारे चैप्टर्स क्या हैं, आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके वीडियोस देखो, चैप्टर्स के पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। तो आज के लिए इतना ही, नए चैप्टर में, नई वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। थैंक यू, बाय बाय।